नमस्कार सभी को। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो 1926 में पब्लिश होने के बाद भी आज तक रेलेवेंस में है। जब कभी भी पर्सनल फाइनेंस या वेल्थ क्रिएशन की बात आती है तो इस बुक का नाम ज़रूर आता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक इन पर्सनल फाइनेंस। जिस किसी ने भी अपनी पर्सनल फाइनेंस या वेल्थ क्रिएशन की जर्नी जहाँ से भी चालू करी हो, काफ़ी ज़्यादा केसेस में उसने इस बुक को पढ़ा ज़रूर होगा या फिर एटलीस्ट इसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करता होगा। तो इसी बुक के कुछ इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हम कोशिश करेंगे आज वीडियो में डिस्कस करने की। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए और कुछ सीखने को मिले तो इसे लाइक और शेयर भी करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के ऊपर वीडियो मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। तो बुक लिखी गई है मिस्टर जॉर्ज क्लेसन के द्वारा। जॉर्ज क्लेसन का जन्म अमेरिका में हुआ था। जैसे जैसे जॉर्ज क्लेसन बड़े हुए, उनकी रुचि बिजनेस की तरफ बढ़ती गई। जॉर्ज क्लेसन ने 2 कंपनियां खोली। जो पहली कंपनी खोली थी वो द ग्रेट डिप्रेशन जब आया उसके अंदर वो ख़त्म हो गई, लेकिन जॉर्ज क्लेसन ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने फिर एक कंपनी खोली जिसका नाम था क्लेसन मैप कंपनी। ये कंपनी बेसिकली कुछ पम्फलेट्स छापने के काम करती थी। पम्फलेट्स के ऊपर कुछ फाइंडिंग्स, कुछ कोट्स, कुछ कहानियाँ ये लिखी हुई होती थी। ये कहानियाँ, ये कोट और ये फाइंडिंग्स एंशिएंट सिटी बेबीलोन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड रहती थी। ये पम्फलेट उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। कई कंपनीज जो कि फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी थी उस समय, वो अपने कस्टमर्स को ये पम्फलेट दिया करती थी जिससे उनके मन में भी पर्सनल फाइनेंस के लिए जागरूकता हो और इससे उन कंपनीज का भी फ़ायदा हो और उनके कस्टमर्स का भी फ़ायदा हो। इसी तरीके से ये चीज़ आगे बढ़ती रही। जब उन्होंने देखा कि फाइंडिंग्स इतनी पॉपुलर है तो 1926 में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जो कि आज तक भी रेलेवेंस में है और कई वेल्दी लोग, कई रिच लोग इसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए हम भी थोड़ा सा उस बेबीलोन सिटी के बारे में जान लेते हैं जिसकी फाइंडिंग्स के बेसिस पे ये बुक्स के प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए हैं। तो काफ़ी प्राचीन समय में एक डेजर्ट में एक बहुत ही लेविश, बहुत ही आलीशान और बहुत ही वेल्दी सिटी होती थी जिसका नाम था बेबीलोन। बेबीलोन की एक खासियत थी कि वो रेगिस्तान के बीच में होने के बाद भी उसके पास अपना एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। उसने अपना एक ड्रेनेज सिस्टम बना के रखा था और वो बहुत ही अच्छी खेती करते थे। वहाँ के लोग काफ़ी वेल्दी थे, हालांकि वहाँ पे पुअर भी थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग काफ़ी वेल्दी थे। और वहाँ के लोगों का वेल्दी होने का कुछ स्पेसिफिक रीज़न, कुछ स्पेसिफिक कारण थे और वो उनको बताए गए थे बेबीलोन के द रिचेस्ट मैन ने। तो होता यूँ है कि उस शहर के कई सारे गरीब लोग इकट्ठा होकर द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपके पास इतना गोल्ड क्यों है। उस समय रुपए नहीं होते थे, उस समय गोल्ड ही आपकी वेल्दीनेस का एक इंडिकेटर हुआ करता था। तो जब सब लोगों ने पूछा उससे कि आपके पास इतना गोल्ड क्यों है, तो उसने कुछ अपने प्रिंसिपल्स इन लोगों के साथ शेयर करे जो कि आज भी रेलेवेंस में है। अगर आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप भी वेल्थ क्रिएशंस की तरफ धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ना शुरू जरूर करेंगे। तो आइए उन प्रिंसिपल्स को समझते हैं। प्रिंसिपल को हम डिस्कस करें उसके पहले मैं आपको बुक्स की कुछ फाइंडिंग्स, कुछ की नोट्स बताना चाहूँगा। इस बुक में ऑथर बोलता है कि पैसे कमाना और पैसे रखने का जरिया हमेशा से वही था। पुराने समय भी जो होता था तरीका आज भी वही है, बस उसको इम्प्लीमेंट सही से करना रहता है। एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मनी या वेल्थ उसके पास ही ज़्यादा रहती है जो उसको इकट्ठा करने का या फिर उसको बढ़ाने का तरीका जानता है। तो आइए हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इसके प्रिंसिपल्स को भी समझना शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मैं सिर्फ प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ। जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आपकी खुद थॉट प्रोसेस शुरू होगी। वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या आप खुद सोच पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं ये बुक को पढ़ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में बुक खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में ऑथर या द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन समझाता है कि आप अपने पर्स को मोटा होने दीजिए। दैट मीन्स आप खुद को पैसे दीजिए या आप खुद को पे करिए। अब आप पूछेंगे मैं खुद को कैसे पे कर सकता हूँ, मुझे तो ऑलरेडी सैलरी मिल रही है या मेरी ऑलरेडी मुझे कोई पे कर रहा है। तो ये आपका सोचना गलत है।
आपकी सैलरी में से आप अलग अलग लोगों को अलग अलग अमाउंट पे करते हैं। इसी तरह आप खुद को भी कुछ पे करें। और ऑथर और रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन के हिसाब से तो आप सबसे पहले खुद को पे करें। इस बुक में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया है कि अगर आप 10 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपये आप खुद को पे करें। ये फॉर्मूला आपके हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन जो बेसिक थिंग है वो ये कि अगर आप 10 रुपये कमाते हैं तो कुछ ना कुछ आप खुद को पे करें। सेकेंड प्रिंसिपल में ऑथर या द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बोलता है कि आप अपने खर्चों यानी एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करें। अगर आप 10 रुपये कमाते हैं और 11 खर्च करेंगे तो आपके पास बचाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो ना तो कभी वेल्थ क्रिएट होगी और ना ही कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कदम आगे बढ़ेंगे। तो आप अपने खर्चों को लिमिटेड करें या प्लान करें। थर्ड प्रिंसिपल में ऑथर समझाता है कि 10 में से जो वो 1 रुपये आपने बचाया था या आपने इकट्ठा किया था, उस 1 रुपये को आप एज अ एम्प्लॉय ट्रीट करें। अब ध्यान दीजिएगा, यही है वो की पॉइंट, वो की प्रिंसिपल जो आपकी सोच बदल देगा, जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो ऑथर बोलता है कि वो जो 1 रुपये आपने इकट्ठा किया है वो आपका एक एम्प्लॉय है। आपको उससे काम लेना है। जिस तरीके से आपका बॉस आपसे काम करवाता है उसी तरीके से आपको उस 1 रुपये से काम करवाना है। उस 1 रुपये से इतना काम करवाना है कि वो एक दिन एक और एम्प्लॉय बना दे, वो 1 रुपये 2 रुपये बना दे। तो अब आपके पास 2 एम्प्लॉय हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको उन दोनों से काम करवाना है और आपको फिर 2 एम्प्लॉय खड़े करवाना है। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती जाएगी। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि रिच बनने का या वेल्दी बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको कोई वो बता भी रहा है तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। और इसी चीज़ के ऊपर इस बुक का 4th प्रिंसिपल है। 4th प्रिंसिपल में ऑथर बोलता है कि आपने जो ये एम्प्लॉयज़ अपने खड़े किए हैं, जो आपने ये पैसे बचाए हैं, जो आपके लिए और कब पैसा कमा रहे हैं, उनको आप गार्ड करना सीखें। दैट मीन्स कि 21 दिन में पैसे डबल करने की स्कीम के अंदर ना फंसें, अपना दिमाग लगाएं और चीज़ों को समझ कर ही इन्वेस्ट करें, या जो आपकी अर्निंग हुई है उसे संभल कर इन्वेस्ट करें, जिससे जो आज तक कमाया है वो कहीं वेस्ट ना चला जाए। 5th प्रिंसिपल में ऑथर बताता है कि ये जो प्रोसेस है, 1 की 2 बनाना, 2 के 4 बनाना, 4 के 6 बनाना, या धीरे धीरे ये जो प्रोसेस करके आप अपना वेल्थ बढ़ाते जा रहे हैं, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें। क्योंकि इस बीच आपको कई लोग 21 दिन में पैसा डबल करने का ऑफर दिखाते रहेंगे, लेकिन आपको उसके पीछे नहीं भागना है। आपको एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट माइंडसेट के साथ अपना वही प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करते जाना है, जिसके अंदर आप वही एक एम्प्लॉय से दूसरा एम्प्लॉय बना रहे हैं अपने पैसों को। 6th प्रिंसिपल में ऑथर समझाता है कि आप सारी प्लानिंग जो है वो करंट या प्रेजेंट के लिए मत करिए। आप फ्यूचर के बारे में भी सोच के चलिए, फ्यूचर इनकम के बारे में भी सोच के चलिए। इससे आप एक प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग करेंगे तो आपको पता रहेगा कि मेरे को किस समय कितनी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, और उसके बाद जो बच जाएगा वो मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कहाँ मैं उसको डाइवर्ट कर सकता हूँ, जिससे वो मेरे एम्प्लॉय की तरह काम करे और एक और एम्प्लॉय मुझे खड़ा करके दें। तो हमेशा प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर की भी प्लानिंग ज़रूर करें, फ्यूचर इनकम की भी प्लानिंग ज़रूर करें। एंड 7th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल टू क्रिएट वेल्थ और टू क्रिएट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश लगातार करते रहें। यही वो अल्टीमेट तरीका है जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या वेल्थ क्रिएशन के पास तक पहुंच सकते हैं। ज़रा आप एक बार नज़र घुमा के देखिए आपके आसपास, जितने भी वेल्दी लोग हैं, क्या उनके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है या फिर उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है? अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो क्या उनके पास डे 1 से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थी? शायद नहीं, या हो भी सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्होंने अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम टाइम के साथ बनाए। तो बस यही हमको भी करना है, यही आपको भी करना है। टाइम के साथ अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाते जाइए। जिस जिस तरीके से आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते जाएंगे, आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी, आपके एम्प्लॉयज़ जो पैसे थे वो बढ़ते जाएंगे, और फिर वो अपने नए एम्प्लॉयज़ बनाते जाएंगे। पैसे से पैसे बनाने का काम शुरू हो चुका होगा, जिसके चलते आप वेल्थ क्रिएशन या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। तो ये तो थे शॉर्ट में वो 7 प्रिंसिपल्स जो बुक के अंदर बताए गए हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। ये तो उन प्रिंसिपल्स का ऑलमोस्ट एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। ओरिजिनल प्रिंसिपल्स या ओरिजिनल फाइंडिंग्स आपको बुक पढ़ने से मिलेगी। अगर आप भी चाहते हैं ये बुक पढ़ना
तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में बुक वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और एक और चीज़, किसी भी वेल्दी या अल्ट्रा रिच पर्सन को आप उठा के देख लीजिए, उनकी एक हॉबी हमेशा कॉमन होती है, वो है रीडिंग। वॉरेन बफे, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इवन मुकेश अंबानी भी ये बोलते हैं कि मैं आज भी दिन के 3 से 6 घंटे रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ मैं रीडिंग करता हूँ। तो आप भी अपने अंदर रीडिंग की हैबिट डेवलप करिए और कोशिश करिए, लर्न करें और उसको फिर अपनी लाइफ में अडाप्ट करें। तो इसी नोट पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे हम वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपसे भी कोई वीडियो मिस ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी नए फाइनेंशियल अवेयरनेस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।